नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूँ मुकुल शर्मा। न्यूज पंच एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें ना सिर्फ हम आपको बताते हैं असल खबर, बल्कि उस खबर की करते हैं पड़ताल तथ्य और तमाम प्रमाणों के साथ, और साथ ही हमारी जो टीम है उनसे लेते हैं लेटेस्ट अपडेट भी। आज न्यूज पंच में कौन सी खबरें हैं जिन पर नजर डालेंगे, आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं उन खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा में, जहां पे हमने देखा एक विशेष चर्चा हुई वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर, और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमने यहां देखा, ना सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि कई सवाल भी उनसे पूछे कि आखिर क्यों वंदे मातरम पर कांग्रेस ने घुटने टेके थे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जो है सिर्फ एक भावगीत नहीं है, एक काव्य नहीं है, बल्कि वो हम सब पे एक कर्ज है, हमारे देश का मान है। इसके साथ बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बीएलओ के जो भत्ते रोके गए हैं, यानी क्या एसआईआर को किस तरीके से उसमें बाधा डाली जा सकती है, इसके लिए शायद कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो काम है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही आखिर में बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर। जी हां, कैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार है वो सोलर पावर में भी अब बढ़ावा उसका लगातार दे रही है, और किस तरीके से अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो सीधे ये दर्शाते हैं। और आइए फिलहाल सीधा ले चलते हैं आपको राज्यसभा, जहां समय निर्मला सीतारमण बोल रही हैं। To the capacity of packing machines, and it's either measurable parameters such as grammage of products, thus providing a transparent, predictable assessment basis. Intention is that this levy shall capture the production potential of the unit, minimize discretion, and curbs under-reporting. The levy is not on actual production. This has got to be taken cognizance of. It's not on actual production, but on production capacity. So manufacturers will be requested to self-declare their installed capacities. These declarations will be verified by a proper officer to ensure accuracy. Liability is computed separately for each factory, ensuring clarity and uniformity. So for the opening remarks, this is all I would say. And post the debate, I can always answer questions or give clarifications for the honorable members. Thank you. Motion moved. I now call upon the members whose names have been. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता रही थी किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे लगातार जानकारी ली जाती है और कैसे उनका एक अहम योगदान जो है देश के विकास में नजर आता है। अब आइए यहाँ पे अगर बात की जाए, अब बढ़ते हैं आगे पहली खबर की तरफ, और खासतौर से अगर हम बात करें लोकसभा में, हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने बेबाक अंदाज में कहा कि वंदे मातरम मातृभूमि को मुक्त करने की लड़ाई थी, स्वतंत्रता, बलिदान और समर्पण का मंत्र था, जिसमें आजाद भारत का विजन था। पीएम ने कहा कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन वंदे मातरम चट्टान बनकर खड़ा रहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की बंटवारे वाली सोच पर भी निशाना साधा, और साथ ही उनसे सवाल भी पूछा कि वंदे मातरम के साथ अन्याय और विश्वासघात क्यों किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से अगर देखा जाए वंदे मातरम ना सिर्फ काव्य है बल्कि एक भावगीत है, उसके साथ साथ विश्व में सबसे बेहतर एक रचना उन्होंने इसको बताया, और कहा कि वंदे मातरम हम सभी पर कर्ज है जो लगातार हमें बढ़ावा देता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई?
जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम को बांटने की कोशिश की, उसके टुकड़े कर दिए। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने यहां कांग्रेस पर निशाना साधा और एक बार फिर कहा कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और उन्होंने वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए। और क्या कुछ खास प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस दौरान कहा, किस तरह से आज प्रधानमंत्री के जो विवाद बोल हैं वो यहाँ नजर आए, उन पर भी आइए नजर हम डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं जो खास बातें रही। उन्होंने कहा कि 150 वर्ष की यात्रा जो है उसमें अनेक पड़ाव से गुजरी है। ये वंदे मातरम की महत्वपूर्ण यात्रा, साथ ही ये स्वतंत्रता, बलिदान और समर्पण का मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल को वंदे मातरम की भावना की अगर जब हम बात करते हैं उसने भावना ने परास्त किया है और उसी वजह से लगातार अगर देखा जाए तो साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और बताया कि कैसे कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, एक दबाव में आकर जिस तरीके से काम किया गया उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के साथ अन्याय किया गया, विश्वासघात किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया था और उस तरह की नीतियां जो हैं लगातार अब देखने को मिली हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस और उसके साथी वंदे मातरम के विरोध में खड़े हुए नजर आते हैं। तो 150 वर्ष वंदे मातरम के जहां पूरे हुए हैं और वहां पर किस तरीके से ये यात्रा रही, इसका जो पड़ाव रहा उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। अनेक पड़ावों से यात्रा है वो गुजरी है, लेकिन कैसे यहाँ उस वक्त जो सोच रही और कहीं ना कहीं एक दबाव जो रहा उसकी वजह से वंदे मातरम के साथ अन्याय किया गया। हमारे संवाददाता निशांत राय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जिस तरीके से सीधे तौर पर अगर देखा जाए प्रधानमंत्री ने बेबाकी से इस बात को सामने रखा कि वंदे मातरम जिसके साथ विश्वासघात किया और कहीं ना कहीं अन्याय इसके साथ हुआ है, और उस वक्त किस तरह का जो दबाव था मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने घुटने टेके थे और क्या यही दबाव था, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने बात कही है। देखिए, बिल्कुल जब आज़ादी से पहले तमाम तथ्यों को देखा जाएगा और खासकर वंदे मातरम को लेकर जब प्रधानमंत्री उस पर चर्चा कर रहे थे, उसके इतिहास के विषय में बता रहे थे, तो क्या कारण रहे कि वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरीके से विरोध किया उसकी पड़ताल के ना करके बल्कि उल्टा पत्र लिख देना नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का, और ये दिखलाता है कि उस समय कांग्रेस की सोच क्या थी। और उस सोच को लेकर प्रधानमंत्री ने सदन में कटाक्ष किया कि आईएनसी इन्हीं नीतियों पर चलते चलते एमएनसी जो है बन गई। और ये कहा जा सकता है कि जब आज की युवा पीढ़ी को और तमाम लोगों के सामने जब वंदे मातरम पे पूरी तरीके से तथ्यात्मक एक डिबेट देश की संसद में की जा रही है, तो जानने का अधिकार है कि वंदे मातरम की शुरुआत से लेकर कब कब क्या फैसले लिए गए, उन फैसलों का असर क्या इस राष्ट्रगीत पर हुआ और इस राष्ट्रगीत का आजादी की भूमिका से लेकर अब तक क्या महत्वपूर्ण जो योगदान रहा। इन तमाम चीजों को हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में स्पष्ट रूप से एक एक पहलू निकलकर सामने आया। जी बिल्कुल निशांत, और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि जो तुष्टीकरण की नीतियां रही हैं कांग्रेस की तब से लेके अब तक भी, और साथ ही उनके जो साथी दल हैं उन पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री।
देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए तो वंदे मातरम की बात की जाए या राष्ट्रगान की बात करें, बंगाल की धरती रही है और बंगाल की धरती से ये तमाम जो महत्वपूर्ण गीत हैं वो निकलकर सामने आए और कहा जा सकता है कि जो तुष्टीकरण की सियासत तब थी उसका असर आज भी देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल में तो इसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार कटघरे में भी खड़ी रही है और ऐसे में जब वंदे मातरम का जिक्र हो रहा है तो बताना जरूरी हो जाता है कि इतिहास में भी अपने राजनीतिक हित के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने किस तरीके से तुष्टीकरण का सहारा लिया और जो वंदे मातरम पूरे देश के क्रांतिकारियों को एकजुट करता था, जिस गीत को गाकर खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, ये तमाम क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक चढ़ गए, उस गीत को केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसका टुकड़े किए गए और एक तरीके से अपमान करने का काम किया गया। यह बतलाना जरूरी हो जाता है युवा पीढ़ी को, जो कि इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और जब देश में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज लोकसभा में बात चल रही है तो इतिहास के एक एक तथ्य को सामने रखना जरूरी है ताकि भविष्य में इससे सबक लिया जा सके। जी बिल्कुल निशान, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो काव्य है एक नई ऊर्जा का संचार करता है और खासतौर से ना सिर्फ हम कांग्रेस की बात करें बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के वो भी इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है? क्योंकि उस वक्त की जब अगर बात की जाए, इतिहास की हम बात करें, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन अभी तक वो दबाव आखिर क्यों कांग्रेस लेकर चल रही है आगे? देखिए बिल्कुल एक बड़ा सवाल है तमाम उन राजनीतिक दलों के ऊपर जो कि तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। और उदाहरण की अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पर इसका प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को देखा जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर किस तरीके से हावी है इसको हर कोई जानता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी थी उसकी राजनीति करने का क्या तरीका, और कांग्रेस का इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तथ्यात्मक तौर पर पूरी तरीके से सदन के सामने रखा। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब देश विकास की बात कर रहा है, देश में सभी लोगों को समानता की बात की जा रही है, देश में एक साथ आगे बढ़ने की बात की जा रही है, जब विकसित भारत के संकल्प की बात की जा रही है, तो आखिर ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति को ही क्यों अपनाए हुए हैं और क्यों इस बदलाव को नहीं वो एक्सेप्ट कर पाते। और ये कहा जा सकता है कि वंदे मातरम जब क्रांतिकारियों में किसी तरीके की इसमें खुदीराम बोस हो या अशफाक उल्लाह खां हो, किसी तरीके से उनके अंदर कोई विरोध नहीं रहा, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो ऐसे में इन राजनीतिक दलों को क्या हक बनता है कि वो इस गीत को लेकर इस तरीके की बातें करें? देखा जाए तो वजह सीधे तौर पर एक वोट बैंक की नजर आती है और इसी वजह से सवाल उठना भी लाजमी है कि अभी भी कांग्रेस जो है उसी ढर्रे पर आगे बढ़ती हुई दिखेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब हम पंच में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खासतौर से, क्योंकि अभी हम हमारे सहयोगी बता रहे थे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल जो कि अक्सर सुर्खियों में रहता है और इसी वजह से ना सिर्फ वंदे मातरम की हम बात करें बल्कि नया मामला हमने यहाँ पर देखा था एसआईआर को लेकर, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का हमने देखा था। लेकिन उसी कड़ी में जब हम बात करते हैं कि जब प्रक्रिया शुरू हुई, अलग अलग जो बाधाएं हैं लगभग वो सामने आई और यहाँ पर एक नई चुनौती, नई बाधा के तौर पर अगर देखा जाए, दरअसल एसआईआर का काम जो है बीएलओ को सौंपा गया था, लेकिन जो बीएलओ इस काम में लगे थे, जो घर घर जाकर लगातार लोगों को प्रपत्र दे रहे हैं, उनकी जानकारी जुटा रहे थे, उनके भत्ते की अगर बात की जाए उस पर कहीं ना कहीं परेशानी जो है बढ़ती नजर आ रही है, जिस वजह से ममता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आखिर क्यों सवालों में है, आइए ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल आपको बता दें सवालों के घेरे में ममता इसलिए है क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया में जो बीएलओ जुटे हुए हैं उनको भत्ता नहीं मिल पा रहा है। वो भत्ता जिसके चलते उनकी मदद की जा रही है। सीओ कार्यालय के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आई है। दरअसल ममता सरकार स्वीकृति नहीं कर, जो धनराशि है, जो भत्ते की धनराशि है, उसकी स्वीकृति नहीं दे रही है, जिस वजह से उनको भत्ता नहीं मिल पा रहा है। सीओ कार्यालय की राज्य वित्त विभाग से आपको बता दें 100 करोड़ की मांग की गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो मांग पूरी नहीं हुई। भत्ता, मोबाइल डेटा पैक खर्च के लिए ये मांग की गई थी, जो कि जायज मांग थी, लेकिन ये मांग नहीं पूरी हुई। पहले चरण में बीएलओ को आपको बता दें 2-2 हज़ार रुपये जो हैं वो दिए गए थे सिर्फ, लेकिन उसके बाद से ही लगातार उनकी जो परेशानियां थी वो बढ़ चली। एसआईआर प्रक्रिया में जुटे जो बीएलओ हैं उनको भत्ता नहीं दिया गया और खासतौर से सीओ कार्यालय से जो जानकारी है वो यहाँ सामने निकल कर आई थी। और खासतौर से अब की स्थिति जो है क्या बनी हुई है, क्या इसमें पूरा अपडेट है, वो जानते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं
सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए पहले एसआईआर और उसके बाद अब जो बीएलओ हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वजह है? आखिर जो भत्ता है, जो धनराशि है, उसकी स्वीकृति नहीं दी जा रही? मुकुल, देखिए, भत्ता को लेकर जो चल रही है सीओ कार्यालय और वित्त विभाग के अंदर, यानी कि राज्य सचिवालय के अंदर उनकी एक मांग है, सीओ कार्यालय की एक मांग है जो 28 नवंबर तृणमूल का जो डेलीगेशन निर्वाचन सदन गए थे उनको भी निर्वाचन सदन के जो आधिकारिक से उन्होंने मिले थे, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि ये धनराशि आपने अभी तक दिया क्यों नहीं, ये स्ट्रेंज है कि अभी तक आपने ये धनराशि पे मंजूरी नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ छवि बदली नहीं है, ये जानकारी अब सामने आ रही है। और बीएलओ को लेकर वैसे भी बीएलओ के अंदर एकांश में बार बार उनको उस्काया जा रहा है, उनको काम को लेकर उनके ऊपर कितना प्रेशर है, ऐसे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। जो बीएलओ के अभी तक मौत हुए उनको चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने लेके धरने का भी जो छवि, वो सारी तस्वीरें सामने आई है। और उल्टी और क्या है, उल्टी और एक एक पॉइंट सामने आ रहा है जो चौंकाने वाली बात है, जो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो स्पिरिट है कि कोई भी अवैध वोटर तालिका में ना रहे, ऐसी कुछ जानकारी आ रही है। जैसे बारीपुर पूर्व का एग्जांपल आप ले लीजिए, वहां पे 94 नंबर बूथ, वहां पे टीएमसी के जो बूथ सभापति है उनको बीएलओ से हटा दिया गया था 4 नवंबर, लेकिन 25 नवंबर भी फिर भी साइन उनके नजर आते हैं, फॉर्म है, साइन है। और दूसरी और अभी भी जो और भी जो संख्या है, जो फिगर्स आ रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि काफी सारे ऐसी बातें हैं, जैसे 2208 बूथ सामने आए थे जिसमें ऐसा कोई भी मृत नहीं है 23 साल पे, फिर वो घट के 7 पर चली आई जब निर्वाचन सदन ने चिट्ठी लिखा। और इस चलते चुनाव आयोग ने क्या क्या स्टेप लिया, चुनाव आयोग ने अभी बीएलओ ऐप में एक डुप्लीकेट जो वोटर्स है उनको पकड़ने के लिए एक नया ऑप्शन चालू किया है, जिसमें बीएलओ समझ जाएंगे कि कौन कौन वोटर्स के डुप्लीकेट एपिक कार्ड नंबर है। उनके चलते उन्हें वोटर के पास जाना है, डिक्लेरेशन लेना है कि ये जो 2 एपिक कार्ड है, ये 2 एपिक कार्ड क्यों है और है तो किस लिए है, इसका एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो बाकी के जो एनुमरेशन फॉर्म में जो भी मृत है, जो भी स्थानांतर है, शिफ्टेड वोटर से, एब्सेंटी वोटर से, उन सबको बीएलओ का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये सारे जो काम कर रहे हैं, यहाँ तक जो हियरिंग शुरू होगा 16 दिसंबर को, वो इन कैमरा होगा, वो रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि जो दस्तावेज वो डालेंगे कि हियरिंग में, ताकि वो देखा जाए कि कैसा दस्तावेज है। क्योंकि सीएम ने हाल ही में ये कहा है, मुर्शिदाबाद मालदा के दौर में जब वो कर रही थी, तब उन्होंने क्या कहा था कि 16 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, 12 दिसंबर को हमारी सरकार कैंप करेगी, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहां से आके ले जाइए डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट्स कैसे डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए ये नई कुछ स्टेप चुनाव आयोग ने लिया है। और अभी के सबसे हाल ही का जो इंफॉर्मेशन आ रहा है कि वो विशेष पर्यवेक्षक जो सुब्रत गुप्ता थे, उसके अलावा मालदा, जलपाईगुड़ी, प्रेसिडेंसी डिवीजन, ऐसे करके 5 डिवीजन के लिए और 5 विशेष पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है निर्वाचन सदन में। आप समझ रहे हैं कि इतने सारी ऑफिसर्स क्यों देने पड़ रहे हैं बंगाल में निर्वाचन सदन को, क्योंकि ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिसको देख कर निर्वाचन सदन भी चौंक गए हैं। और वो समझ रहे हैं कि इस ड्राफ्ट रोल को अगर सच तरीके से करना है, जो एसआईआर का स्पिरिट है उसको अगर सही तरीके से रखना है, तो उनको और भी ऑफिसर लगेंगे और उल्टी और बिल्कुल। और अपने स्तर पर अगर देखा जाए, निर्वाचन आयोग का प्रयास यही है कि पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक, पारदर्शी तरीके से पूरी कर ली जाए। लेकिन जिस हिसाब से राज्य सरकार अलग अलग अड़चने लगा रही है, और कहीं ना कहीं कोशिश शायद यही की जा रही है कि कैसे इसको हम सफल होने से रोक सकें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब न्यूज़ पंच में हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमारी अगली खबर की। खासतौर से अगर बात की जाए, आप देख रहे होंगे ये सोलर पैनल, क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना की हम बात कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों की अगर बात की जाए तो देश में सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर करीब 130 गीगावाट हो चुकी है, यानी करीब 45% से ज्यादा का इजाफा इसमें हुआ है, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना की अगर बात की जाए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीएम सूर्य घर योजना ने 3 लाख इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा था, और ये लक्ष्य जो है इसको भी पार कर दिया है। अंदाजा आप लगा सकते हैं डबल इंजन की सरकार जो है कैसे वो लगातार
सोलर पावर पर अब यहाँ काम करती हुई नजर आ रही है। और जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा जो असर है वो नजर आएगा। लेकिन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पीएम सूर्य घर योजना, जिसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस योजना का जो कमाल है वो अभी तक देखने को मिला है। दरअसल योगी सरकार जो है वो यहाँ पर अब अभी तक इतिहास रच चुकी है, जो लक्ष्य था उससे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश में तेजी से जो सोलर रूफटॉप हैं वो लगाए जा रहे हैं और लगातार जो लोग हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ये बड़ी एक उपलब्धि अभी तक देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, बड़ी तादाद में लोग इनको अपना रहे हैं। सौर ऊर्जा के 3 लाख इंस्टॉलेशन का लक्ष्य था, वो लक्ष्य ना सिर्फ हासिल हुआ बल्कि इससे अधिक। आपको बता दें, प्रदेश में अब तक कुल 3,654,000 इंस्टॉलेशन जो हैं वो हो चुके हैं। रूफटॉप पैनल की अगर बात की जाए, अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से, और उसी वजह से देश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है रूफटॉप इंस्टॉलेशन के। सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन क्षमता की अगर बात की जाए तो 1038.7 मेगावाट ये है। और इसी की बदौलत अगर देखा जाए, पीएम सूर्य घर योजना जो है उसका कमाल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी योजना और इतनी बड़ी तादाद में जब इंस्टॉलेशन हो रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे आखिर इस योजना के फायदे क्या हैं। उन फायदों पर भी आइए जल्दी से यहाँ नजर डाल लेते हैं, क्या लाभ इसके जरिए मिल रहा है। खासतौर से आत्मनिर्भरता की तरफ जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो जो एक दबाव रहता था वो अब नहीं रहेगा। लोगों तक जो सस्ती ऊर्जा है वो पहुंच रही है और साथ ही साथ ऊर्जा दाता अब लोग बन रहे हैं। लाखों परिवारों में साफ और किफायती जो ऊर्जा है वो लगातार पहुंची है रूफटॉप के जरिए। और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की भी अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की निरंतर उपलब्धता जो है वो हो चुकी है। लेकिन इससे पहले की बात की जाए, स्थिति कुछ और नजर आती थी। और वहीं बिजली बिल में लगातार जो कमी है वो आ रही है, क्योंकि सौर ऊर्जा के चलते अब आपकी जो मांग है वो लगातार पूरी हो रही है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक, और भारत जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी की बात करता है उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कैसे उत्तर प्रदेश जो है रूफटॉप की अगर हम बात करें, पीएम सूर्य घर योजना की अपना लक्ष्य हासिल करता है, उस लक्ष्य से आगे निकलकर अब पूरे देश में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। फिलहाल और किस तरीके से अभी तक ये जो योजना है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये जानकारी ले लेते हैं। चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे, पीएम सूर्य घर योजना की अगर बात की जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर से एक नई उपलब्धि अब उत्तर प्रदेश अर्जित कर चुका है इस मामले में। जी बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के खाते में आई है। और इससे पहले हम बता दें, लगातार जिस तरीके से पीएम सूर्य घर योजना की लोकप्रियता है, 3 लाख का इंस्टॉलेशन क्रॉस किया है उत्तर प्रदेश ने, लेकिन जो आवेदन आए हैं 9 लाख से ज़्यादा आए हैं, 9.5 लाख से ज़्यादा आए हैं और इन पर काम जारी है। आप समझ सकते हैं इस समय 1038 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है और इससे उत्तर प्रदेश के व्यवसाय और उद्योग में फायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सोलर इंस्टॉलेशन में शहरी आगे नहीं है, इसमें गाँव भी बहुत आगे चल रहे हैं। और गाँव में खासतौर से जो लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, कुछ लोग तो उनके बिलों में तो कटौती हो ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अधिक पैनल लगवा के आय भी अर्जित कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। जैसे ही जिस आदमी को फायदा मिलता है एक मोहल्ले में, दूसरा व्यक्ति देखता है, उसे तुरंत आवेदन कर देता है कि वह भी चाहता है कि वह इस का प्रयोग करे, क्योंकि निश्चित रूप से ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और इससे लोगों को फायदा मिल रहा है। एक बड़ी सब्सिडी की राशि होती है जिससे लोगों को लगवाने में सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। पीएम सूर्य घर योजना है, उत्तर प्रदेश की सौर योजना नीति, उसके तहत लोगों को जो फायदा दिया जा रहा है उससे उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ी पहल साबित हो रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतना विद्युत उत्पादन हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, आने वाले समय में जो डिमांड है उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें भी ग्रोथ आएगा। उत्तर प्रदेश की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया था सीएम योगी की तरफ से कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, उसमें ये अहम रोल निभाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र आगे हैं, उस तरह शहर में भी अब नई कॉलोनियां जो बस रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो मकान में अपने गृह प्रवेश करने से पहले सोलर पैनल जरूर इंस्टॉल कर लें। तो ये एक प्रचलन सा हो गया है और आने वाले समय में इसको कैसे और अधिक लगाया जा सके, इस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। जी बिल्कुल, वही तेजी जो है उसकी वजह से डिमांड की गई थी, 3 लाख बार किया है, तो बहुत बड़ी चीज है ये। बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि, और इसी के चलते जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको भी एक नई पावर इसके जरिए मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने यहाँ पर किस तरीके से अगर बात की जाए पीएम सूर्य घर योजना की भी, जिसके जो लक्ष्य था वो लगातार हम हासिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक क्लीन एनर्जी की जब बात की जाती है, ग्रीन एनर्जी की जब बात की जाती है, उस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण। तो फिलहाल के लिए आज न्यूज़ पंच में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।